दोस्तों, ये जितनी दाऊद की कहानी है उतनी ही मुंबई की भी। 1980 में मुंबई पर राज करने वाले डॉन थे हाजी मस्तान, करीम लाला, पठान गैंग और दाऊद गैंग। हाजी मस्तान और करीम लाला में गहरी दोस्ती थी। वो एक दूसरे का काम करते हुए एक साथ मिल बांट कर खाते थे। मगर दाऊद और पठान गैंग में दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। अयूब लाला के मारे जाने के बाद से हर दूसरे महीने कोई न कोई किसी न किसी को मार रहा होता था। जब किसी पठान की मौत होती तो करीम लाला को झटका लगता, और जब दाऊद गैंग का कोई मारा जाता तो मुंबई पुलिस को। लीखा और दाऊद के हाथ मिलाने के बाद दाऊद पुलिस का चहेता बन चुका था। पुलिस को अगर कोई परेशानी थी तो वो पठान गैंग से थी, क्योंकि उनकी दहशत से पूरा मुंबई डरा रहता था। इस दुश्मनी के चलते हाजी मस्तान के धंधे पर भी बुरा असर पड़ा था। वो कभी भी चैन से नहीं बैठ पाता, क्योंकि कब उसका कोई काम इन कल के आए छोकरों की वजह से बिगड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता था। नई पीढ़ी को समझाने और साथ मिलाने के लिए मस्तान ने वही किया जो उसे अच्छे से आता था। उसने मालाबार हिल वाले अपने बंगले पर डोंगरी से दूर सभी गैंगस्टरों की एक मीटिंग बुलाई। वो दिन भी क्या दिन होगा, आप जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए। सफेद मार्बल के बड़े से बंगले में एक शीशे के बड़े से कमरे में मुंबई के सभी छोटे बड़े डॉन बैठे हैं। हाजी मस्तान अपनी ट्रेडमार्क सफेद शर्ट और पैंट पहने 555 ब्रांड की इंपोर्टेड सिगरेट पी रहा है। करीम लाला नीले पठानी सूट में चिलगोजे छीलकर खा रहा है। 6 फुट लंबे कद और 2 फुट चौड़े सीने वाले आलमगीर और अमीरजादा पठान गैंग के 2 युवा लीडर अपनी मसल्स दिखा रहे हैं। वो उन सब के सामने बैठे हैं 25-26 साल के मुंबई के 2 छोकरे, दाऊद और साबिर। उस कमरे में और भी डॉन थे, सिर्फ गवाहों के तौर पर। मगर आज की मीटिंग का मेन फोकस था पठान और दाऊद गैंग की सुलह करवाना। हाजी मस्तान ने बात शुरू की। उसने अपने मजहब की दुहाई दी और कहा कि एक ही कौम के होते हुए भी जब भाई भाई आपस में लड़ते हैं तो उसे कितना दुख होता है। करीम लाला ने भी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर ये मार काट बंद हो जाए तो सोचो कितना मुनाफा हो, पूरी कौम का कितना फायदा होगा। पठानों के तेवर हमेशा की तरह चढ़े हुए थे। उन्होंने दाऊद गैंग की बेईमानियां गिनाना शुरू की। बात इतनी बढ़ गई कि अमीरजादा ने दाऊद को उसी वक्त फैसला करने के लिए उकसाया और हाथों से लड़ने का चैलेंज दिया। साबिर तो गर्म खून था, उठ खड़ा हुआ, मगर दाऊद बिना शिकन बैठा रहा। उसने साबिर के हाथ पर अपने हाथ को रखा और साबिर भी भाई का इशारा समझकर बैठ गया। फिर धीरे से दाऊद खड़ा हुआ। उसने हाजी मस्तान के पास जाकर उसके हाथ से सिगरेट ली और दोनों पठानों की तरफ बढ़ा दी। सभी डॉन ये तमाशा देख रहे थे। दाऊद अमीरजादा के पास आकर खड़ा हुआ और उसकी आंखों में आंख डालते हुए सिगरेट को अपनी हथेली पर बुझा दिया। सब सन्नाटे में ये पूरा सीन देखते रहे। सबका ध्यान जब दाऊद ने अपनी तरफ खींच लिया तब उसने सफाई दी। उसने कहा कि वो अपने बड़ों की इज्जत करता है और मस्तान भाई के घर आकर वो कोई खून खराबा करने की बात सोच भी नहीं सकता। उसने समझ लिया था कि अगर आज सुलह नहीं हुई तो बहुत खून बहेगा और धंधे में भी काफी नुकसान हो जाएगा। उसको पठान गैंग से रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि वो सुलह करेंगे, पर सभी मुंबई के डॉन्स के सामने उसको पहली बार बैठने का और बात करने का जो मौका मिला था वो उसको यूं ही हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। दाऊद ने कुरान मंगवाया और उस पर हाथ रखकर कहा कि वो अब से किसी पठान को बेवजह नहीं मारेगा। साबिर, मस्तान और करीम लाला ने भी उठकर कुरान पर हाथ रखा। पठान भाइयों के सामने अब कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें भी कुरान पर हाथ रखकर कसम खानी पड़ी। पूरे कमरे का माहौल अचानक से हल्का हो गया। चाय और नाश्ता आया। सभी अपने अपने किस्से सुनाते हुए एक दूसरे से मेल मिलाप करने लगे। उस कमरे में कोई ऐसा नहीं था जो सिर्फ नेक काम करता हो, मगर वहां सबसे ज्यादा ईमान वाले लोग थे। मस्तान ने उस दिन देखा कि दाऊद सिर्फ एक जोशीला नौजवान नहीं है, बल्कि एक समझदार और दूर अंदेश आदमी भी है। उसकी इज्जत और रुतबा पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड की नजरों में पड़ गया। दाऊद की समझदारी सिर्फ यही नहीं थी कि उसने उस दिन पठानों को बदतमीजी से जवाब नहीं दिया। दाऊद जानता था कि मस्तान को इस सुलह से कितना फायदा होगा। वो इंतजार कर रहा था उस मौके का जब मस्तान का झंडा झुकेगा और भर करके आया एक आदमी अराइवल गेट से लगे हुए बाथरूम में घुसता है। अपना बैग रखकर वो मुंह हाथ धोता है, फिर रुमाल निकालकर अपना गीला मुंह और हाथ पोंछता है। वो अपना रुमाल बहुत ही ध्यान से तय कर रहा है और खुद को शीशे में देख रहा है। तभी वहां का जमादार कोड़े की हाथ गाड़ी लिए अंदर आता है। गाड़ी को लगेज के किनारे छोड़ वो अंदर घुसता है और उसी शीशे में देखता है। दोनों इंसानों की आंखें मिलती हैं और जमादार बिल्कुल हल्के से अपनी गर्दन हिलाता है।
दुबई से आया हुआ आदमी रुमाल वापस जेब में रखता है, लगेज एरिया की तरफ जाता है और अपना बैग खोल उसमें से एक मिठाई का डब्बा निकालता है। अगर आप वहां खड़े ये पूरा किस्सा देख रहे हों तो आपको लग सकता है कि वो अपना बचा हुआ खाना जमादार को देने वाला है, मगर वो ऐसा नहीं करता। वो डिब्बे को कूड़े की गाड़ी में फेंक कर जल्दी से बाहर निकल जाता है। जमादार ये देखकर हैरान नहीं होता। वो बाथरूम में रखे कूड़ेदान को उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। कूड़ेदान को गाड़ी में उलटकर वो अभी बाहर निकल जाता है। इस साधारण सी लेकिन अजीब सी कहानी से आखिर दाऊद का क्या वास्ता? बहुत बड़ा वास्ता है दोस्तों। ये कहानी फाउंडेशन है दाऊद के एक छोटे डोंगरी के डॉन से दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलर बनने की। ये कहानी पहचान है दाऊद के शातिर दिमाग की। ये कहानी छाप है दाऊद के कभी न रुकने वाले पैसों की हविस की। जब पूरे देश विदेश के स्मगलर समुद्र और नाव से स्मगलिंग कर रहे थे, तब दाऊद पहला स्मगलर बना जिसने एरोप्लेन से स्मगलिंग करना शुरू की। हवाई यातायात बढ़ रहा था और आज की तरह तब उतनी सख्ती भी नहीं हुई थी। सब लोग सिर्फ कस्टम से डरते थे। अगर कस्टम की आंखों में धूल झोंक कर सामान ला सकें तो मानो कि नैया पार। दाऊद को यह आइडिया बैंकॉक से डोंगरी आए एक व्यापारी से आया था। वो व्यापारी साल में 2 बार बैंकॉक का चक्कर लगाता था। वहां से जाने कितने इंपोर्टेड कपड़े और जूते लाता था और डोंगरी में सड़क पर एक स्टॉल लगाकर बेचता था। कपड़ों में मुनाफा ना के बराबर होता है, इसलिए उसे स्मगलिंग का दर्जा नहीं दिया जाता, मगर थी तो वो भी स्मगलिंग ही। दाऊद ने अपने साथी पठान खालिद के साथ मिलकर ये कचरा पेटी प्लान तैयार किया। जब दुबई से आदमी सोने के बिस्किट से भरा मिठाई का डिब्बा कचरे में फेंक देता था तो जमादार उसे उठाकर एयरपोर्ट के बाहर ले आता था। फिर उस डिब्बे को दाऊद के आदमी उठा लेते थे और जमादार को भारी कमीशन मिलता था। सोने के बिस्किट के साथ साथ कैश और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी आने लगे। धंधा बढ़ने लगा और दाऊद ने लाखों में पैसे कमाना शुरू कर दिया। उसका गैंग अब सिर्फ एक गैंग नहीं रहा था, वो दाऊद और साबिर का सिंडिकेट बन चुका था। पहली बार दाऊद के लिए मुंबई छोटी पड़ने लगी थी। उसने गुजरात और दमन के पोर्ट पर भी अपनी धाक जमानी शुरू की। 1980 का दशक शुरू होते ही दाऊद की उड़ान और ऊंची होनी शुरू हो गई। वो हर साल दुबई के कई चक्कर लगाने लगा। जहां पहले डोंगरी के छोकरों के साथ उठना बैठना रहा था, वहां अब दुबई के शेखों के साथ उसकी फोटो खींचने लगे। दाऊद की दौलत बढ़ती चली गई। सुलह की मीटिंग के बाद से उसके सर पर मस्तान का हाथ था, तो पठान भी चुपचाप दाऊद को तरक्की करता देखते रहे। पुलिस में और सरकार में भी दाऊद की पकड़ मजबूत होती गई। 1980 में दाऊद पर पहली बार स्मगलिंग का केस दर्ज हुआ, जब एक टिप के चलते कस्टम्स को दुबई से आने वाली फ्लाइट में 25 लाख रुपए से भरे कई मिठाई के डिब्बे बरामद हुए। पर केस सिर्फ अदालत तक ही रहा, क्योंकि दाऊद ने गवाह भी खरीद लिए और कस्टम के अफसर भी। 1983 में जब केस खारिज हो गया तो दाऊद स्मगलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। कचरा पेटी के बाद उसने गोडाउन लाइन भी शुरू कर दी थी, जिसमें यात्री अपने पिछवाड़े के अंदर छुपाकर सोने के बिस्किट स्मगल किया करते थे। मुसाफिर खाना अब एक किले के जैसा बन चुका था। उसके अंदर आने के लिए दाऊद गैंग के कई अफसरों से होकर गुजरना पड़ता था। वहां के लोग भी खुश थे, क्योंकि उनमें से भी बहुत से अब अमीर होते जा रहे थे। हर दूसरे घर में से एक ना एक मर्द ने दाऊद के लिए दुबई का सफर किया था। काम इतना आसान था और पैसा इतना बेशुमार कि ईमानदार से ईमानदार आदमी भी अपनी नीयत बदल लेता था। दाऊद की बढ़ती शोहरत से पठान गैंग सबसे ज्यादा जलता था। अमीरजादा, जो अब पठान गैंग का लीडर था, वो दाऊद और साबिर को जड़ से मिटा देना चाहता था। पर दाऊद गैंग अब इतना शक्तिशाली हो चला था कि ये काम अंजाम देना मुश्किल था। मुसाफिर खाना तो किसी गवर्नर के घर से भी ज्यादा सुरक्षित था। दाऊद के साथ हर समय 4 या कई बार उससे भी ज्यादा आदमी बंदूकें लिया चला करते थे। साबिर भी ज्यादा दाऊद के साथ ही रहता था, पर कुदरत ने अमीरजादा को एक मौका दिया। अब इसे साबिर की गलती कहें या जीवन का नियम, जो ऊपर उठता है उसे नीचे गिरना ही पड़ता है। साबिर की शादी हुई 2 साल हो गए थे और इन 2 सालों में उसके 2 बच्चे भी हो गए थे। हालांकि साबिर अपनी बीवी से प्यार करता था और उसने लव मैरिज की थी, मगर जवानी के जोश के आगे सब दलीलें बेकार हो गईं। प्रेग्नेंट बीवी जब उसकी शारीरिक भूख ना मिटा सकी तो उसने कोठे का रुख किया। कमाठीपुरा मुंबई का रेड लाइट एरिया है, मगर वो नीचे तबके के लोगों के लिए माना जाता है। उन दिनों अगर आपको हाई फाई अंदाज में रंगरलियां मनानी होती तो या तो आप कमाठीपुरा से औरत घर लाते या आप कांग्रेस हाउस जाते।
साबिर तो कहने को गृहस्थी वाला आदमी था, इसलिए घर लाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो वो कांग्रेस हाउस गया और वहां उसे मिली चित्रा। चित्रा बहुत सुंदर तो नहीं थी, मगर अमीरों के खेल जानती थी। उसकी अटखेलियां साबिर का दिल जीत गईं और लगभग हर दूसरी रात साबिर चित्रा के साथ ही बिताने लगा। जिस्म की भूख मिटाना तो एक बात थी, मगर साबिर तो चित्रा के प्यार में ही पड़ गया। साबिर के घर पर अक्सर इस बात को लेकर झगड़ा भी उठता, मगर साबिर आखिर था तो डॉन ही। जब दुनिया में किसी की नहीं सुनता तो बीवी की क्या सुन सकता। वो अपनी सफेद प्रीमियर पद्मिनी निकाल कर रात को चित्रा को लेकर कभी चौपाटी में आइसक्रीम खाने जाता, तो कभी नाइट शो देखने, तो कभी 5 स्टार होटल में खाना खाने। पैसों की कमी थी नहीं, इसलिए यह याशियां बढ़ती चली गईं। चित्रा तो बेचारी बचपन से ही जिस्म के धंधे में झोंक दी गई थी, तो उसे इस रईसी में खेलने में मजा आने लगा। कांग्रेस हाउस में चित्रा की एक दोस्त थी, नंदा। दोनों साथ ही में इस धंधे में आई थीं और उनकी दोस्ती काफी गहरी थी। चित्रा साबिर के साथ घूमकर वापस आती और नंदा को बैठाकर पूरा हाल सुनाती। नंदा चित्रा के लिए खुश थी, मगर खुद के लिए उसे बुरा भी लगता था। वो चाहती थी कि उसके पास भी कोई पैसे वाला आशिक हो जो उसके साथ घूमे, उसे आइसक्रीम खिलाने, समुंदर के किनारे ले जाए और मीठी मीठी बातें करे। अंडरवर्ल्ड में कुछ छुपता नहीं है। सभी जानते थे कि साबिर का चित्रा के साथ गहरा चक्कर चल रहा है। पठानों ने कई बार चित्रा को खरीदने की कोशिश भी की, मगर वो अब साबिर से सच्चा प्यार करने लगी थी और वैसे भी उसके पास अब सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, तो वो भला क्यों उसको काटती। चित्रा बिकाऊ जरूर थी, मगर सिर्फ अपना शरीर बेचती थी, अपना जमीर नहीं। चित्रा ने साबिर को आगाह किया, मगर साबिर ने उसकी बातों का मजाक बनाते हुए बात टाल दी। ऐसा नहीं था कि साबिर बेवकूफ था और पठानों से चौकन्ना नहीं रहता था, मगर उसे चित्रा पर पूरा भरोसा था। बाजी तब पलटी जब नंदा अमीरजादा के हाथ लगी। अमीरजादा भी कांग्रेस हाउस के चक्कर काटा करता था। उसे प्यार में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे तो बस अपने जिस्म की हवस मिटानी होती थी। शायद अमीरजादा ने चित्रा को नंदा के साथ देखा होगा, तो या फिर किसी ने उसके कान भरे होंगे, पर जैसे भी हो, अमीरजादा को भनक लग गई कि नंदा चित्रा के बहुत करीब है और उससे साबिर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। अमीरजादा ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा। उसने कुछ महीनों तक नंदा से प्यार का नाटक किया, वही सब किया जो साबिर चित्रा के साथ करता था। नंदा तो पहले से ही अपने जीवन में प्यार की कमी महसूस करती थी, सो वो भी अमीरजादा के झांसे में आ गई। उसके मन में जलन की भावना भी रही होगी। शायद इसीलिए नंदा ने अमीरजादा का जिक्र भी चित्रा से कभी नहीं किया। चित्रा अपने दिल का हाल नंदा को सुनाती रही और नंदा बिना सूझबूझ के उसकी सारी बातें अमीरजादा को बताती रही। एक रात चित्रा भागती हुई आई और नंदा से कहा कि वो साबिर के साथ लोनावाला जा रही है। साबिर का मूड बन गया था और वो चित्रा को आज रात ही गाड़ी में ले जाने वाला था। जब अमीरजादा ने नंदा को उस रात फोन किया तो नंदा ने ये बात उसे बता दी। अमीरजादा के तो तेवर ही बदल गए। प्यार भरी बातों की जगह उसने 2 मोटी गालियां दी और फोन काट दिया। वो जानता था कि इससे अच्छा मौका शायद उसे नहीं मिलेगा। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और प्लान बनाना शुरू किया। मान्या सर्वे नाम का एक नया लड़का भी पठानों के साथ शामिल हो गया था। सर्वे को जासूसी किताबें पढ़ने का शौक था। उसका सबसे पसंदीदा लेखक था जेम्स हेडली चेस। साबिर के खात्मे का प्लान सर्वे के दिमाग में जरूर बना, मगर उसका असली जन्म तो हेडली चेस की एक नॉवेल में हुआ था। साबिर ने चित्रा को पिक किया और रवाना हो गया। पहले वो हाजी अली की दरगाह के सामने गए और ऊपर वाले से प्रार्थना की। जब साबिर ने गाड़ी हाईवे की तरफ घुमाई तो उसे याद आया कि वो पेट्रोल भरवाना भूल गया है। तभी उसने शीशे के पीछे देखा और उसे एक फूलों से सजी हुई एम्बेसडर दिखाई दी। उसने चित्रा को भी वो गाड़ी दिखाई और दोनों हंसने लगे। उन्हें लग रहा था कि अभी अभी कोई शादी करके लौट रहा है या शायद हनीमून मनाने लोनावाला ही जा रहा हो। चित्रा ने लपक कर साबिर को चलती गाड़ी में ही चूम लिया। साबिर ऐसी बातों का ही तो दीवाना था, और क्यों ना हो, आखिर वो भी तो मुंबई में फिल्में देखते हुए ही बड़ा हुआ था। साबिर बेखबर पेट्रोल पंप की तलाश में गाड़ी चलाता रहा और चित्रा से रोमांस लड़ाता रहा। जैसे ही उसे एक खुला पेट्रोल पंप दिखाई दिया, उसने गाड़ी अंदर घुमा ली। वो शादी की सजी हुई गाड़ी भी उसी पेट्रोल पंप में घुस आई। साबिर ने गाड़ी को देखा और फिर मुस्कुराया, पर उसके चेहरे का रंग उड़ गया जैसे ही उसने गाड़ी में से अमीरजादा, मान्या और 2 और पठानों को उतरते हुए देखा। सबके हाथों में बंदूकें थीं। साबिर ने फौरन चित्रा को गाड़ी से निकालकर भागने को कहा। चित्रा घबरा गई और वहीं बैठी रही।
साबिर ने चित्रा को दरवाजा खोलकर धक्का दिया, फिर उसने अपनी बंदूक निकालने के लिए ग्लव बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाया, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, दुश्मनों ने उसकी गाड़ी पर हमला बोल दिया। गोलियों की बरसात होने लगी। खून की धार साबिर के शरीर से बहने लगी। साबिर ने दम तोड़ दिया, मगर अमीरजादा की गोलियों की बौछार न रुकी। पुलिस ने पोस्टमार्टम में साबिर के शरीर में 9 गोलियां निकाली और उसकी गाड़ी से 19 गोलियां निकलीं। ये मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास की सबसे बड़ी मौत थी। आज तो दाऊद के आगे साबिर का नाम सब भूल चुके हैं, मगर उन दिनों वो बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। दाऊद का नाम बिना साबिर के लिया भी नहीं जाता था। दोनों भाइयों का खौफ पूरे मुंबई में फैला हुआ था। अब दाऊद साबिर सिंडिकेट में से साबिर निकाल दिया गया था। अब सिर्फ दाऊद रह गया था और उसके साथ रह गई थी उसकी डी कंपनी। दाऊद 2 दिनों तक अपने भाई की मौत पर रोता रहा। इब्राहिम कास्कर ने चुप्पी साध ली थी। अमीना बी और साबिर की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। साबिर के बच्चे अभी छोटे थे तो समझ नहीं पा रहे थे कि सब क्यों रो रहे हैं। साबिर की अंतिम यात्रा में पठानों को छोड़कर मुंबई के सभी डॉन आए। मुंबई पुलिस के भी कुछ बड़े अफसर वहां मौजूद थे। इस हादसे ने पूरी डोंगरी को हिलाकर रख दिया था। सबके मन में अब बस एक ही सवाल था, दाऊद अपने प्यारे भाई की मौत का बदला कब और कैसे लेगा। मानिया का दाऊद से कोई पंगा नहीं था। दाऊद भी इस बात को लेकर सोचता रहता था, मानिया ने आखिर साबिर को मारने की सुपारी क्यों ली। पर वजह चाहे जो भी हो, पठानों के साथ साथ मान्या को भी मरना तय था और वो मारा गया, मगर पुलिस के हाथों। मुंबई पुलिस का पहला एनकाउंटर था मानिया सर्वे। मानिया सर्वे एक बॉडी बिल्डर था। वो घायल शेर की तरह पूरे मुंबई में घूमता दिखता था। घायल इसलिए क्योंकि उसके सगे भाई ने ही उसे धोखा दिया था और जेल भिजवाया था। ये कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर फिर कभी। अभी के लिए हम फोकस करते हैं सर्वे और दाऊद के कनेक्शन पर। मानिया को पुलिस से भी सख्त नफरत थी। वो जानता था कि पुलिस किसी की सगी नहीं होती और हवा का रुख जिधर का होता है उधर ही अपना काम निकालने के लिए बहने लगती है। उन दिनों मुंबई में दाऊद का राज था, तो मुंबई पुलिस भी दाऊद के इशारों पर ही चला करती थी। अमीरजादा ने सर्वे को साबिर की सुपारी इसलिए दी थी क्योंकि वो जानता था कि जब सर्वे काम करेगा तो मौत भयानक ही होगी। साबिर की हत्या के बाद न सिर्फ दाऊद बल्कि पुलिस भी मारने वालों को ढूंढ रही थी। दाऊद जानता था कि अगर पुलिस के हाथों ये लोग पकड़े गए तो मामला लंबा खींचेगा, इसलिए उसने अपने लड़के सर्वे और अमीरजादा के पीछे लगा दिए थे। एक दिन उनमें से एक लड़के ने एक टिप दी। सर्वे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने वडालास के एक कॉलेज में जहां वो पढ़ती थी आने वाला था। महीनों बाद आज सर्वे अपने बिल में से निकलने वाला था। इससे अच्छा मौका फिर मिलना मुश्किल था। मगर दाऊद का दिमाग कितना तेज चलता है ये तो हम सुन ही चुके हैं। इस बार भी उसने दूर की सोची। खुद कुछ करने के बजाय उसने वही टिप पुलिस को दे दी, लेकिन एक शर्त पर। पुलिस भी सर्वे को पकड़ने के लिए उत्सुक थी, तो दाऊद की शर्त मान ली गई। पुलिस पर ऊपर से प्रेशर था कि हिंसा करने वालों को पकड़ा जाए और उनका उदाहरण बनाया जाए। पुलिस ने टिप मिलते ही फुर्ती दिखाई। दर्जन भर अफसरों की टुकड़ी लेकर मुंबई पुलिस वडाला के कॉलेज के बाहर तैनात हो गई और मानिया सर्वे का इंतजार करने लगी। जैसे ही सर्वे वहां आया, उन्होंने नाकाबंदी लगा दी। अब बस सर्वे का पहला वार करने की देर थी। जैसे ही सर्वे ने भांपा कि उसको एक बार फिर फांस लिया गया है, उसने अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ देखा। वहां मौजूद कुछ चश्मदीद गवाहों का कहना है कि सर्वे की गर्लफ्रेंड उससे आंखें चुरा रही थी। क्या वो भी दाऊद की प्लानिंग का हिस्सा थी? ये तो अब सिर्फ ऊपर वाला या फिर खुद दाऊद ही जानता है। मगर 1983 के उस दिन पुलिस ने दिन दहाड़े सबके सामने एक डॉन को गोलियों से भून डाला। जब सर्वे की अधमरी लाश को जेजे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, तब भी वो पुलिस वालों को गालियां दे रहा था। और क्यों ना देता? वो जानता था कि बिना दाऊद की मदद के पुलिस ये एनकाउंटर नहीं कर सकती थी। दाऊद की शर्त ही यही रही थी कि सर्वे को जिंदा पकड़ा ना जाए। सर्वे की मौत के बाद दाऊद के सामने बस अमीरजादा बचा था और वो मुस्टंडा पठान छुपने में माहिर था। दोस्तों, अगर मैं कहूं कि अमीरजादा से बदला लेने में महान एक्टर दिलीप कुमार का भी हाथ था तो आप शायद मानेंगे नहीं, मगर बात सच है। मुझे तो आश्चर्य यह होता है कि आखिर अब तक किसी ने दाऊद की इस कहानी पर कोई सीरीज क्यों नहीं बनाई। इतनी फिल्मी कहानी, इतने दिलचस्प किरदार, मगर हम ये बात भूल जाते हैं कि दाऊद आज भी शक्तिमान है और शायद पहले से भी ज्यादा।
शायद आज भी दाऊद का डर फिल्म इंडस्ट्री वालों में बरकरार है। शक्ति फिल्म रिलीज हो चुकी थी और मेगा ब्लॉकबस्टर भी बन गई थी। जिस फिल्म में दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन साथ हों, वो फिल्म तो चलनी ही थी। फिल्म के प्रोड्यूसर मुशीर आलम का सितारा भी चमक उठा था। उन्हें अब पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो वो अपना सारा ध्यान अपनी अगली फिल्म पर लगा रहे थे और भी मेहनत करने में जुट गए थे। पर अंडरवर्ल्ड और फिल्म इंडस्ट्री में एक बात कॉमन है, दोनों ही कामों में कमाया हुआ पैसा किसी से छुपता नहीं। मुशीर एक दिन दोपहर 4 बजे के आसपास वर्ली में अपने ऑफिस से गाड़ी में निकले। उनको खबर नहीं थी कि उनका पीछा किया जा रहा है। जैसे ही मुशीर की गाड़ी एनी बेसेंट रोड पर आई, एक एम्बेसडर ने आगे आकर उनका रास्ता रोका। मुशीर ने फौरन ब्रेक पर पांव दबाए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कुछ पठान गाड़ी में से उतरे और मुशीर को घसीटते हुए अपनी गाड़ी में ले गए। फिर मुशीर की आंखों पर पट्टी बांध दी गई और गाड़ी दौड़ा दी गई। मुशीर को थोड़ी देर में समझ में आया कि यह मामला पैसों का है। उन्हें पता था कि अब सब जानते हैं कि उनके पास बहुत माल है और उसकी वजह से कोई भी पठानों को कहकर उन्हें उठवा सकता है। पर वो भी फिल्में देखकर ही तो बड़े हुए थे। उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर बंधी पट्टी में से झांकने की पूरी कोशिश की। रास्ते में उन्हें एक फिल्म का पोस्टर लगा दिखाई दिया। पूरा पोस्टर देखे बिना ही वो समझ गए कि ये शोले फिल्म का पोस्टर लगा है। उसके करीब 10 मिनट बाद गाड़ी रुकी और मुशीर को फिर धकेलते हुए पठान किसी बिल्डिंग के अंदर ले गए। बिल्डिंग में अंदर चलते हुए मुशीर को कुरान पढ़ते कुछ बच्चों की आवाजें सुनाई दी। जब वो एक कमरे में लाकर बैठाए गए और उनकी आंखों से पट्टी हटाई गई, तो उन्होंने अपने आप को एक हरे रंग के कमरे में पाया। बात साफ थी, शक्ति के हिट होने के बाद अंडरवर्ल्ड को भी उसमें अपना हिस्सा चाहिए था। पुलिस को मुशीर की अगवा होने की खबर देने खुद दिलीप कुमार पुलिस स्टेशन आए। इस बड़ी हस्ती के इन्वॉल्व होने के बाद ही पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया, मगर इससे पहले कि पुलिस कुछ पता करती, मुशीर खुद वापस घर आ गए। पठानों की पैसे की मांग उन्होंने मान ली थी और फटाफट पैसों का इंतजाम भी करवा दिया था। पूरा बॉलीवुड इस बात को सुनकर सहम गया था। आज मुशीर आलम पर हमला हुआ था तो कल किसी और पर भी हो सकता था। पुलिस के ऊपर दबाव बनाया गया कि वो मुजरिमों को जल्द से जल्द पकड़े। मुशीर से बातचीत करने पर पुलिस को पता चला कि किडनैपिंग के पीछे अमीरजादा का हाथ है। अब बस ये पता लगाना था कि उन पठानों का ठिकाना कहाँ था और एक तीर से 2 शिकार हो जाते। इस इन्वेस्टिगेशन में वो आधी खुली आंखों से देखा हुआ शोले का पोस्टर और कुरान पढ़ते बच्चों की आवाजें काम आई। पुलिस ने मुशीर से ये इंफॉर्मेशन लेकर अपने नेटवर्क में फैला दी। सभी कांस्टेबल, इन्फॉर्मर और यहाँ तक कि शहर के छोटे चोरों को इस काम पर लगा दिया गया। कुछ ही दिनों के बाद पता चला कि ऐसी एक ही बिल्डिंग है जिसके 10 मिनट दूर पर अब भी शोले का पोस्टर लगा है और जहां बच्चों का एक मदरसा भी चलता है। पुलिस ने फौरन वहां धावा बोला और बिल्डिंग के अंदर छुपे सभी पठानों को गिरफ्तार कर लिया। अमीरजादा भी उनमें से एक था। एक तीर से 2 निशाने लग गए। बॉलीवुड को तसल्ली भी हो गई और साबिर के मर्डर का मेन प्लानर भी हाथ लग गया। मगर दाऊद के नजरिए से देखें तो उसके हाथ से अमीरजादा निकल गया था। सर्वे की तरह इस बार वो पुलिस एनकाउंटर नहीं करवा सकता था और न अब अमीरजादा को अदालत में मुकदमा लड़ने से रोक सकता था। दाऊद को जब ये खबर मिली कि अमीरजादा पुलिस की हिरासत में है तो उसे बहुत अफसोस हुआ। वो चाहता था कि वो खुद अपने हाथों से अमीरजादा का खून करे। उसे पता था कि मान्या सर्वे तो बस एक प्यादा था, असली बिसात तो अमीरजादा ने ही बिछाई थी। उस समय तक दाऊद गैंग में बहुत से हिंदू भी शामिल कर लिए गए थे। उनमें से ही एक नया गैंग मेंबर दाऊद की मदद करने आगे आया। उसका नाम था बड़ा राजन। उसने दाऊद को भरोसा दिलाया कि अमीरजादा को खत्म करने का प्लान वो बनाएगा और ऐसा बनाएगा कि दाऊद तक बात भी नहीं पहुंचेगी। दाऊद ने बहुत सोच समझ के बाद बड़े राजन के प्लान को हरी झंडी दिखाई। प्लान सीना जोरी का था। जब अमीरजादा कोर्ट में पेश किया जाएगा तो उसको वहीं गोली मार दी जाएगी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि भारत के एक कोर्ट की सुनवाई के दौरान गोली चली हो। न जाने क्यों दाऊद ने ऐसा करना ठीक समझा। शायद भाई की मौत के बदले की आग ने उसकी सोच पर कुछ समय के लिए पर्दा डाल दिया था और इसकी आगे चलकर उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस काम के लिए राजन ने एक बिना परिवार वाले छोटे गुंडे परदेसी को चुना। दाऊद को यह बात बिल्कुल नहीं जमी कि एक लौंडा जिसने आज तक बंदूक नहीं उठाई वो अमीरजादा को मारे। मगर दाऊद जानता था कि यही इकलौता रास्ता था जिससे वो अपना बदला वक्त रहते पूरा कर सकता था। कोर्ट की सुनवाई के दिन राजन ने परदेसी को अंदर तक छोड़ा। भीड़ में कोई परदेसी पर ध्यान भी नहीं दे रहा था।
जैसे ही कटघरे में अमीरजादा पेश हुआ, परदेसी ने रिवॉल्वर निकाली। उसको आदेश दिया गया था कि गोली सिर्फ जान से मारने के लिए ही चलाए, और गोली मारते ही कमरे की खिड़की से कूदकर राजन की इंतजार कर रही गाड़ी में फरार हो जाए। बड़ा राजन जानता था कि कोर्ट में गोली चलाकर फरार होना नामुमकिन है, बल्कि वो तो यही उम्मीद कर रहा था कि पुलिस फौरन ही परदेसी पर गोलियां बरसा देगी और वो वहीं खत्म हो जाएगा। बिना परिवार का यह आदमी किसी काम तो आएगा। मगर जैसे ही परदेसी ने गोली चलाई, कुछ पुलिस वाले उस पर लपके और उसे पकड़ लिया। परदेसी ने भागने की कोशिश की तो उसके पांव पर गोली मारी। अमीरजादा वहीं मारा गया। नौसिखिए परदेसी की गोली उसके सर के बीचों बीच लगी थी, मगर पुलिस ने परदेसी की जान बचाकर उसकी मौत को दावत दे दी थी। पुलिस ने जैसे ही परदेसी से पूछताछ शुरू की, उसने दाऊद और राजन के नाम उगल दिए। अब पुलिस के पास दाऊद के खिलाफ मर्डर का चार्ज था। दाऊद अब जेल नहीं जा सकता था। उसकी जिंदगी में अय्याशियां आ गई थीं और वो अब डोंगरी का वो छोकरा नहीं रहा था जो कुछ महीने जेल में बिताकर सीना चौड़ा करके जी सके। दाऊद ने दुबई का टिकट कटाया। पुलिस ने परदेसी को प्रोटेक्शन दिया। परदेसी ने शादी कर ली। उसकी नई पहचान बनवाकर उसे दुबई शिफ्ट कर दिया गया। मगर दाऊद ने परदेसी का पीछा नहीं छोड़ा। कुछ सालों के बाद मुंबई के होटल के एक कमरे में परदेसी की लाश बरामद हुई। दाऊद का खूंखार रूप और प्रचंड हो गया। लोगों को अब यह भी पता था कि अगर आप दाऊद का काम भी कर दें तो भी उसके बारे में चुगली करना अपनी मौत को बुलाना है। पुलिस अब दाऊद से अपने हाथ साफ करना चाहती थी। जब तक दाऊद एक छोटा गैंगस्टर था, तब तक पुलिस को उसके साथ मिलकर काम करने में कोई परेशानी नहीं थी। मगर अब दाऊद दुनिया में एक बड़ा गैंगस्टर और स्मगलर माना जाता था। पुलिस का नाम उसके साथ लिया जाना अब सरकारों के लिए ठीक नहीं रहा था। अमीरजादा के मर्डर के बाद दाऊद ने कई और मर्डर अंजाम दिए। उसकी पठानों के साथ दुश्मनी जारी थी और बदले का चक्का घूमे जा रहा था। जब भी पुलिस दाऊद की गिरफ्तारी का सोचती, दाऊद कुछ टाइम के लिए दुबई रवाना हो जाता और बेल की अर्जी पहले से ही डाल देता। 1986 में जब मुंबई में नया पुलिस कमिश्नर आया तो दाऊद का वहां रहना और भी मुश्किल हो गया। पुलिस ने एक डॉन के सामने दूसरा खड़ा किया ताकि उनका काम आसान हो जाए, मगर अब वो डॉन एक पूरी गैर कानूनी बिजनेस एम्पायर चला रहा था। उसकी पहुंच मुंबई से बाहर पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर दुबई, शारजा, पाकिस्तान, सऊदी और थाईलैंड तक में थी। दाऊद शायद उस समय से ही दुनिया का सबसे बड़ा स्मगलर था। नए कमिश्नर के अंडर एक स्पेशल टीम तैयार हुई जिसमें दाऊद के पुराने साथी पुलिस वाले नहीं थे। उस स्पेशल टीम ने मुसाफिर खाने पर हमला बोल दिया। जो किला पूरी तरीके से सुरक्षित समझा जाता था, अब पुलिस की गोलियों का निशाना बना। रात के वक्त हुई रेड में पुलिस एक एक घर को छानती हुई आगे बढ़ी। एक एक कमरे को छान डाला। पूरा मोहल्ला सोते से उठ गया। सब दाऊद को बचाने के लिए पुलिस को रोकते रहे, पर पुलिस आगे बढ़ती रही। दाऊद के पर्सनल कमरे में जैसे ही पुलिस की एक टीम ने एंट्री ली, मानो पूरे मुंबई में सन्नाटा छा गया। कमरे में सिगरेट का धुआं अब भी लहरा रहा था। एस्ट्रे में गरम सिगरेट आधी जलती हुई झूल रही थी और एक खास परफ्यूम की महक कमरे में धुएं के साथ घुल रही थी। ऑफिस इंचार्ज ने फौरन कमिश्नर को इत्तला दी, सर, लगता है वो अभी भी यहां से निकला है। यह आज तक कोई नहीं जान पाया कि दाऊद को इतनी खुफिया पुलिस रेड की खबर कैसे मिली, पर उस रात के बाद से आज के दिन तक दाऊद ने हिंदुस्तान में कदम नहीं रखा। उसका प्यारा मुंबई उससे हमेशा के लिए बिछड़ गया। लेकिन डोंगरी का दाऊद गुनाह के दलदल में और धंसता चला गया। कुछ सालों तक तो उसकी खबर अखबारों से मिला करती थी, मगर 1993 के मुंबई ब्लास्ट में उसका नाम आने के बाद तो वो बिल्कुल ही अंडरग्राउंड हो गया। कहते हैं कि वो आज भी पाकिस्तान के एक कोने में एक महल के अंदर से अपने गोरख धंधे आराम से चलाता है। उसके हाथ अब न सिर्फ स्मगलिंग बल्कि ड्रग्स और टेररिज्म में भी रंगे हुए हैं। अमेरिका की FBI, ब्रिटेन की इंटरपोल और भारत की रॉ सभी खुफिया एजेंसीज आज तक उसकी तलाश में लगी हैं, पर दाऊद आज भी खुला घूमता है। उसके नाम से आज भी उसके दुश्मन कांपते हैं और उसकी बात आज भी सरकारें गिरा देने की हिम्मत रखती हैं।